2 जगह का कंपटीशन दिया, CPMT यूपी और IMS BHU, दोनों ही जगह मेरा सिलेक्शन हो गया और जनरल कट ऑफ से मेरे मार्क्स ऊपर थे दोनों। तो क्योंकि मुझे यदि ये ताना नहीं दिया गया होता रैगिंग में कि किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने टॉप नहीं किया तो तुम कहाँ ख्वाब देख रहे हो, तो मैं हो सकता है नहीं उतनी पढ़ाई के ऊपर के लोग होते हैं तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या है। लोगों के दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं या फिर घुटना बदलवाएं। उसमें हम घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है। और अस्पतालों में घुटना बदला जाता है, उनमें से हम 60% लोगों को, आई रिपीट कि 60% लोगों को उनका बगैर घुटना बदले ठीक कर सकते हैं। फिर एम्स दिल्ली में दिखाया, फिर उसने टाटा कैंसर में दिखाया और टाटा कैंसर में दिखा के उन्होंने कहा कि ये फास्टली ग्रोइंग कैंसर है। फिर मैंने उसको पूरा रिव्यू किया बच्चे को, फिर मैंने कहा उनसे कि भाई ये मेरे हिसाब से कैंसर नहीं है। ओके। फिर उसकी स्लाइड USA भेजी गई और वहां से स्लाइड से ये आ गया वहां से कि ये कैंसर नहीं है। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक। मैं हूं लखनऊ में और हमारे साथ आप देख पा रहे हैं लखनऊ के और पूरे उत्तर प्रदेश और देश के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद स्वरूप को। डॉक्टर साहब की खासियत यह है कि घुटनों का प्रत्यारोपण मतलब उसको रिप्लेसमेंट किए बिना जो गठिया का रोग है वो कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको लेकर इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया और इसके लिए वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। तमाम उपलब्धियां हैं सर की। फर्स्ट जनरेशन, अपने परिवार के फर्स्ट जनरेशन के में इन्होंने पढ़ाई की, डॉक्टर बने, एक पूरा संघर्षमय जीवन रहा और आज इस मकाम पे खड़े हैं जहां डॉक्टर आनंद स्वरूप का नाम देश भर में, दुनिया भर में इनके फील्ड में जाना जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। हमारी बात हो रही थी, आप बता रहे थे अपने बारे में कि किस तरीके से आपने शुरू किया। फर्स्ट जनरेशन है आप, अपने फैमिली के, आपके फादर किसान थे, वहाँ से चल के और फिर इस जगह पे जहाँ हम लोग बैठे हैं, जब आपको दुनिया भर में जाना जाता है नी सर्जरी के लिए और स्पाइन सर्जरी के लिए, एक बड़ा नाम है आप, ये सफ़र कैसा रहा आपका? ये सफ़र जैसा कि आपने बताया कि मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ। मेरे फादर एक छोटे किसान थे, खुर्जा है डिस्ट्रिब्यूशन, वहाँ के रहने वाले थे, स्मॉल लैंड होल्डिंग, और हम लोग सब घर में पूरे परिवार मिलजुल के खेत में काम करते थे, फसल भी काटते थे, सारे काम करते थे। और उसके साथ साथ जो पिताजी जो थे वो पढ़ाई के लिए बहुत जागरूक थे, तो इसलिए वो हम लोगों की पढ़ाई की देख रेख करते थे और हम लोग सभी लोग पढ़ाई सही से कर पाए। सर आप MS हैं, आप खुर्जा से ताल्लुक़ रखते हैं जैसा आपने बताया, एजुकेशन और फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, क्या कैसा एजुकेशन कहाँ से हुई आपकी? फिर MS MBBS ये सब कहाँ से किया आपने? मैंने जो हाई स्कूल तक की बेसिक प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से की, खुर्जा में, और फिर उसके बाद वहाँ पर हाई स्कूल तक की पढ़ाई जो गवर्नमेंट नहीं है, JS स्कूल है, वहाँ से की। और हाई स्कूल के बाद मेरे फादर पढ़ाई के लिए बहुत जागरूक थे, तो उन्होंने मेरा एडमिशन AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करवा दिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने PUC और PMC किया। उसके बाद मैंने 6 महीने कोचिंग की और मैंने IMS BHU का कंपटीशन दिया और CPMT के 2 ही कंपटीशन दिए। दोनों कंपटीशन में मेरा सिलेक्शन हो गया और जितनी जनरल मेरिट्स थी उससे कहीं ऊपर मेरे मार्क्स थे। HLC होप लाइफ केयर नाम का आपका
ये पूरा हॉस्पिटल है, तो इस हॉस्पिटल को आपने कब बनाया और स्पेशलिटी क्या है आपके काम की? ये कंपनी का जो मैंने इस्टेब्लिश करी है, होप लाइफ केयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। इसको जब अनायास ही मुझे गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर दिया था 2012 में, तो फिर मैंने नौकरी छोड़ने का प्लान बनाया और प्राइवेट प्रैक्टिस में पूरी तरीके से जाने का प्लान बनाया। VRS दिया और मैंने अपने बच्चों के नाम से कंपनी फॉर्म करी। मैं तो कर नहीं सकता था अपने नाम से, बच्चों ने कंपनी फॉर्म करी, पर गवर्नमेंट ने मेरा VRS एक्सेप्ट नहीं किया। पर ये कंपनी अपनी जगह काम करती रही। फिर जब मैं 2018 में पूरी तरीके से गवर्नमेंट सेवा से रिटायर हो गया, तो मैंने लखनऊ में ये हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया, HLC सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी। MBBS MS करने के बाद कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे, किन किन पदों पे? मैंने MBBS 81 में की, उसके बाद MS जनरल कैटेगरी से BHU से ही की, क्योंकि उस समय रिजर्वेशन नहीं था पोस्ट ग्रेजुएशन में। फिर उसके बाद मैंने सीनियर रेजिडेंसी दिल्ली में की 3 साल। उसके बाद मैंने लेक्चरर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में ज्वाइन किया। 8 साल में वहीं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में था। फिर मैंने मेरा प्रमोशन हो गया एसोसिएट प्रोफेसर पर, और 97 में मैं कानपुर मेडिकल कॉलेज आ गया एज एसोसिएट प्रोफेसर। फिर यहाँ पर एसोसिएट रहा, फिर 2002 में मैं यहाँ पर प्रोफेसर हो गया। और 2004 में प्रोफेसर एंड हेड, और उसके बाद 2008 मार्च से मैंने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज कानपुर का चार्ज लिया, और मैं जुलाई 12 तक वहाँ पर एज प्रिंसिपल काम किया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट ने मेरा ट्रांसफ़र उरई किया, तो मैंने उरई स्पेशल कंपोनेंट का कॉलेज था, तो उसको मैंने 4 साल से बिल्डिंग बनी पड़ी थी, वो चल नहीं रही थी, तो मैंने अपने अथक प्रयास से उसको 6 महीने के अंदर ही जा कर के वहाँ एडमिशन MCI से रिकॉग्निशन करवाया और एडमिशन हुआ, क्योंकि वो स्पेशल कंपोनेंट का कॉलेज था, उसमें 70% शेड्यूल कास्ट बच्चों का एडमिशन होना था। तो मैंने उसके लिए स्पेशल प्रयास किया और अपना पर्सनल एजेंडा बनाकर उसको रिकॉग्निशन दिलवाई। ओके, तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही आपकी। यहाँ पे जो आपका हॉस्पिटल है, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, कितना बड़ा अस्पताल है, कितने बेड का है, ये क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आप लोगों की, स्पेशलिटी क्या है? हमारे यहाँ ये अस्पताल जो बनाया है, हमने डे केयर कॉन्सेप्ट पर बनाया है कि एडमिशन कम दिन रहना पड़े और जल्दी डिस्चार्ज होकर के जाए। तो इसलिए नंबर ऑफ बेड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 बेड्स ही है, पर हम जो ज़्यादा स्पाइन सर्जरी, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपी और एब्डोमिनल सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक, गॉल ब्लैडर और हर्निया और एनोरेक्टल सर्जरी जैसे पाइल्स, फिशर, ये सब सर्जरी, और ENT सर्जरी, ENT डिपार्टमेंट है। ये फुल टाइम, यहाँ 3 तो डिपार्टमेंट फुल टाइम है, बाकी यहाँ और भी स्पेशलिटी के ट्रीटमेंट होता है और वो हम डॉक्टर्स को एंगेज करते हैं, वो आकर के काम करते हैं। ओके, आपका एक बड़ा नाम है हड्डी रोग विशेषज्ञ में, और आपने कहा कि बिना रिप्लेस किए हुए, नी को रिप्लेस किए हुए किस तरीके से गठिया खत्म किया जा सकता है। तो सर, गठिया एक बड़ी प्रॉब्लम है आज के वक्त में। किसी को भी देखिए 60 साल जैसे ही वो क्रॉस करता है, वो उसको शिकायत होने लगती है कि घुटनों में दर्द की और गठिया की। इवन कि खुद मेरी माँ को भी है, और वो तमाम पेनफुल होता है ये। तो इसकी वजह क्या है और इसका उपाय क्या है जो दर्द है उससे? ये टाइम्स इंडिया ने एक स्टडी कराई थी जी। उसमें हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं, तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। इसका आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है।
कुछ लोग जो अभी लोगों के दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं या फिर घुटना बदलवाएं। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है, उस पर काम किया शुरू से ही, और मैंने करीब 4 थीसिस कराई और हमने एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज किया जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। उसमें हम घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं, तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है और उसको जल्दी घुटना बदलवाने की अलाइनमेंट मतलब वो कहीं खिसक जाता है अपनी जगह से, तो खिसक भी जाता है। एक तो हमारे जो पैदाइशी घुटने थोड़े से झुके हुए होते हैं, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो मांसपेशी कम होती है, तो हमारे घुटने के अंदर की तरफ लोड ज़्यादा पड़ता है, तो अंदर की तरफ से घिस जाते हैं। वो थोड़े से घिसते हैं तो हल्का पेन होता है, फिर थोड़ा सा जो अलाइनमेंट आउट हुआ तो फिर ज़्यादा घिसने लगते हैं, तो एक विशियस साइकिल सेट हो जाती है। जैसे कार का अलाइनमेंट आउट हो तो गाड़ी टायर ज़्यादा खाने लगती है, कुछ कुछ ऐसा ही घुटने का हुआ है। मेरा कहना यह है कि जितने और अस्पतालों में घुटना बदला जाता है उनमें से हम 60% लोगों को, आई रिपीट कि 60% लोगों को उनका बगैर घुटना बदले ठीक कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो हमारी प्राकृतिक, जो हमारी सोशल लाइफ है ना, कि आदमी पालती भी मार सकता है, नमाज पढ़ सकता है, चुक्कू मुक्कू बैठ सकता है, खेत में उल्टे सीधे में काम कर सकता है। गांव के लोगों के लिए ये एकदम ही बून है, क्योंकि इसमें कोई इम्प्लांट नहीं पड़ा होता, तो उसके उखड़ने का डर नहीं रहता। सर आपके स्टूडेंट लाइफ की क्या यादें हैं? किस तरीके, कितना बड़ा स्मूथ चला या फिर हर्डल्स आए, बहुत खींचतान मची? आपने कहा कि बिना रिजर्वेशन के आप टॉपर थे BHU में, ये एक बड़ी बड़ी उपलब्धि है कि बिना किसी रिजर्वेशन था नहीं, बावजूद इसके आपने टॉपर किया। ये उन लोगों के लिए एक जवाब है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट बिलोंग करते हैं, उसमें ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ रिजर्वेशन का भरोसे नहीं है, वो अपनी प्रतिभा के बूते भी आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसा रहा आपका पूरा थ्रू आउट एजुकेशन जर्नी? ये बिल्कुल सत्य है कि रिजर्वेशन के बगैर मैं डॉक्टर बनने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं जिस सोशल बैकग्राउंड के से आता हूँ वो उसके सोचने के दायरे से बाहर की चीज़ थी। तो रिजर्वेशन होने का मुझे बस फ़ायदा इतना ही मिला कि मैंने अप्लाई किया एज ए रिजर्व कैंडिडेट, पर मेरे मार्क्स हमेशा जो जनरल की कट ऑफ थी उससे ऊपर थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने BHU का कंपटीशन दिया, तो BHU में 300 में से 185 जनरल की कट ऑफ थी और मेरे 300 में से 200 मार्क्स थे। ये वो इसी तरीके से CPMT में भी मेरे जो जनरल की कट ऑफ मार्क्स थी उससे बहुत ऊपर मेरे मार्क्स थे। हाँ सर, आप जिस 40 साल के तकरीबन आपका एक्सपीरियंस हो गया, आप जिस दौर के व्यक्ति हैं, उस दौर में जो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग होते थे वो गवर्नमेंट जॉब में आने की सोचते भी थे, तो सोचते थे कि बाबू बन जाए, कहीं रेलवे में चले जाएं, कोई छोटी मोटी जॉब मिले, बड़े सपने नहीं देखते थे उस वक्त में। और क्योंकि हमारे पास बताने के लिए लोग भी नहीं थे, है ना, हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं थे जो हमें इंस्पायर करें। आपने कब सोचा कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है? डॉक्टर बनने का तो इंटरेस्टिंग कहानी है कि मेरे से बड़े ब्रदर थे मिस्टर मुरारी लाल, वो मैथ से उन्होंने किया था और वो IIT में सेलेक्ट हो गए थे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैथ बहुत कठिन होता है, तुम बायोलॉजी ले लो। तो इस उसमें बायोलॉजी ली मैंने। फिर जब बायोलॉजी ली तो बायोलॉजी से ये था कि टारगेट बायोलॉजी लेकर के इंटर के बाद डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर ही सबसे ऊंचा टारगेट था। जी। आपके तो स्ट्रीम में? हाँ, मेरे स्ट्रीम में, बायोलॉजी स्ट्रीम में सबसे ऊपर डॉक्टर ही है। तो इसलिए डॉक्टर बनने की सोची, तो डॉक्टर बनने के लिए प्रयास किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एडमिशन हो गया, मिनिमल एकदम कम से कम एज पर, और 2 जगह का कंपटीशन दिया, CPMT UP
और IMS BHU दोनों ही जगह मेरा सिलेक्शन हो गया और जनरल कट ऑफ से मेरे मार्क्स ऊपर थे दोनों ही जगह। ओके। हाँ, हालांकि कोचिंग में लोगों ने मुझे पहले ही डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि वहाँ के कोचिंग के टेस्ट होते थे तो उसमें मेरे जनरल कैटेगरी से ऊपर मार्क्स होते थे, तो वहाँ के मेरे साथियों ने कि ये तो डॉक्टर बन गया। तो कितना एक जो आपकी एजुकेशन लाइफ थी वो कैसी रही? आराम से चीज़ें होती गई या फिर आपको भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, लोगों ने खींचने की कोशिश की? इंटर तक तो मुझे कोई इशू नहीं था। वहाँ MBBS में जाके मुझे रैगिंग में जो है मेरे बाय जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मैंने टॉप किया बाय चांस पूरे बैच में। तो रैगिंग में जो जैसे एनिमिटी होती है तो बच्चों सीनियर ने कह दिया कि तुमने टॉप किया है तो तुम ज़्यादा दिमाग ख़राब मत रखो, एक एग्ज़ाम में आ गए, किसी SC ने टॉप नहीं किया। तो मुझे ये बात चुभ गई और पहले बहुत गुस्सा आया। पहले ये कि झगड़ा के मारपीट करके चला जाए, घर पे खेती करी जाएगी, हो गई डॉक्टरी वाक्टरी। फिर बाद में अपना गुस्सा शांत किया तो फिर ये हुआ कि इसका जवाब ये होगा कि मैंने अपनी पढ़ाई उस समय 1 बजे तक जो है रोज़ाना पढ़ाई करता था। फिर मैं फर्स्ट प्रॉफ में ही टॉप किया और टॉप किया तो फिर मैंने अपने सीनियर जो थे उनको बताया जा करके कि आप कह रहे थे बॉस के किसी शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट ने टॉप नहीं किया, अब ये नहीं आपको कहने को होगा कि मैंने अचीव कर लिया। अच्छा, बातों का चुभ जाना, दिल पर लगा लेना, ये ऐसे जब मौके आते हैं कितना जरूरी होता है? ये बहुत जरूरी होता है। हमारे आदमी को गढ़ता है कहीं ना कहीं। ये हमारे जो माइट को कहीं से चैलेंज हो, ये तो यदि हम में क्षमता है तो फिर वो उभर के आएगी। यदि हम चैलेंज नहीं होती तो हम इजी कोर्स ज्यादातर चलता है कि काम चलता है। ऐसे बहुत लोग होंगे मेरी समझ से समाज में कि जिनको चैलेंज नहीं किया गया, ठोकर तो, नहीं लगी होती तो शायद वो इस मकाम पे नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि मुझे यदि ये ताना नहीं दिया गया होता रैगिंग में कि किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने टॉप नहीं किया तो तुम कहाँ ख्वाब देख रहे हो, तो मैं हो सकता है नहीं उतनी पढ़ाई करता। उपलब्धियाँ क्या क्या रही सर आपकी, ये प्रोफेशनल जर्नी है एज ए डॉक्टर? इसकी एज ए डॉक्टर मैंने उपलब्धि क्लिनिक इसमें 3 उसमें डिवाइड करें। हाँ बिल्कुल। हाँ, कि एक तो क्लिनिकल उपलब्धि कि आपने एक एस्टेब्लिशमेंट रिसर्च, हाँ रिसर्च क्लिनिक यानी कि मेडिकल साइंस अपना ऑर्थोपेडिक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट से वो उपलब्धि, और दूसरा रिसर्च की, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, और चौथा कह सकते हैं कि जो हमारे बाहर जो है कि एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना। तो क्लिनिकल उसमें मेरा ये है उपलब्धि कि मैं जब पहले से था, जब MS में भी था, तो मेरे जूनियर ये कहते थे कि हमारा हड्डी टूटेगी तो डॉक्टर आनंद स्वरूप हमारी हड्डी बिठाएंगे, ना कि हमारे प्रोफेसर। और मेरे इमीडिएट जूनियर हैं, अभी तक भी वो मुझे अपने टीचर की तरह मानते हैं और गुरु पूर्णिमा को उनका मैसेज आते हैं। तो ये मेरी उपलब्धि है। क्लिनिकल उसमें एक और उपलब्धि है कि एक पेशेंट था जिसको कि मेरा जूनियर ही था, डॉक्टर पालीवाल, गिरीश कुमार पालीवाल। उसके लड़के को कुछ प्रॉब्लम हुई, उसने दिल्ली में दिखाया, मेरे टीचर थे प्रोफेसर तुली, उन्होंने ऑपरेशन किया, फिर उसका कैंसर डायग्नोज हुआ, पैर का हड्डी का कैंसर। फिर उसने अपोलो में दिखाया दिल्ली, फिर एम्स दिल्ली में दिखाया, फिर उसने टाटा कैंसर में दिखाया, और टाटा कैंसर में दिखा के उन्होंने कहा कि ये फास्टली ग्रोइंग कैंसर है। तो फिर उन्होंने उनकी कीमोथेरेपी शुरू कर दी। जब कीमोथेरेपी शुरू कर दी तो उसके लड़का 22 साल का, उसके बाल वाल सब उड़ गए और काउंट्स उसके 2000 रह गए। इस स्टेज पे डॉक्टर गिरीश कुमार पालीवाल मेरे पास कानपुर में आए। फिर मैंने उसको पूरा रिव्यू किया बच्चे को, फिर मैंने कहा उनसे कि भाई ये मेरे हिसाब से कैंसर नहीं है।
ओके, जिसको बड़े बड़े अस्पतालों ने कैंसर डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करके ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। मैंने कहा मेरे हिसाब से ये कैंसर नहीं है और मेरा बच्चा होगा तो मैं कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं शुरू करवाऊंगा। फिर उसकी स्लाइड यूएसए भेजी गई और वहां से स्लाइड से ये आ गया वहां से कि ये कैंसर नहीं है। तो आपने जो पकड़ा था वही हुआ, और वो खाली क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन से, नॉट एनी इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं किया। तो ये क्लिनिकल साइंस का इम्पोर्टेंस है, जो कि आज थोड़ी जो आज के डॉक्टर्स हैं उसमें उतना इतनी नहीं डेवलप है कि उतनी इम्फेसिस नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन बेस्ड और बायस्ड हो जाते हैं बहुत सी चीजों से। हाँ, जैसे पहले डॉक्टर हम लोग सुनते थे कि वो आंख देख के बता देते थे, जीभ देख के बता देते थे। हाँ, ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इतने जांच वगैरह नहीं होते थे। हाँ, है ना, अब तो बिना जांच के एक सिंपल बुखार की दवा डॉक्टर शुरू नहीं करते। जांच है, जांच की इम्पोर्टेंस है। जांच जो है, जो डॉक्टर को अपना काम करना है, उसके बाद वो होगी तो वो सब्सटेंशिएट करेगी। और यदि सीधे जांच पे चले जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। उस बच्चे में यही हुआ जी। तो सर, एस्टेब्लिशमेंट की बात आप कह रहे थे, तो नौकरी करना आसान होता है, लेकिन एक अपनी कंपनी बनाना, एक अस्पताल शुरू करना बिना किसी बैकग्राउंड के और फिर उसको एस्टेब्लिश करना, ये कितना चुनौती भरा काम था? ये बहुत ही चुनौती भरा काम है, पर मेरे दिमाग में ये कीड़ा बहुत पहले से था। बहुत पहले से क्या है कि मैंने जब एमएस किया वहाँ से बीएचयू से, उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी करने दिल्ली चला गया। जब दिल्ली में सीनियर रेजिडेंसी कर रहा था तो मेरा वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो गया। पर मैंने डिसाइड किया कि मैं खाली जॉब नहीं करूँगा, या तो प्रैक्टिसिंग जॉब करूँगा या प्राइवेट प्रैक्टिस करूँगा। यहाँ तक कि मैंने प्रैक्टिस मेरठ में इस्टेब्लिश करने का प्लान बना लिया था और इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी अपने जो थोड़े वो शुरू कर लिया था। पर मेरा फर्स्ट वो था प्रैक्टिसिंग जॉब। प्रैक्टिसिंग जॉब स्टेट मेडिकल कॉलेज के जॉब थे, वो प्रैक्टिसिंग जॉब थे, पर उसमें अपने लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था। उसके लिए मैंने 87 से ही प्रयास किया, बहुत उसकी अलग कहानी है, पूरा संघर्ष किया उसमें। और फिर स्टेट मेडिकल कॉलेज का जॉब पाया और वहाँ प्रैक्टिस भी अलाउड थी और वो भी था, क्लिनिकल वर्क भी था। तो इसलिए मेरा ये क्लिनिकल वर्क जो प्रैक्टिस करने का टेम्परामेंट शुरू से ही था। फिर जब मुझे बाद में चैलेंज हुआ ये कि आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो फिर मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू करने के लिए, और मेरा शुरू से ये था कि प्रैक्टिस करना तो मिल गया, एक रास्ते में चलो, अब तो ये सोच ही रहा था, मौका मिल गया, कर लेते हैं शुरू। पर उससे जो लेट शुरू करने से ये फ़ायदा होगा कि मैं एज ए प्रिंसिपल काम किया और एज ए एचओडी काम किया, तो उससे मेरा नज़रिया जो है और मैनेजमेंट के एक बड़ा अस्पताल या बड़ी चीज़ करने के लिए दिमाग जो है वो दायरा बढ़ गया। सर, रिजर्वेशन की आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है। पिछले 2 महीने से पार्लियामेंट में जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया था और तमाम चीज़ें, रिजर्वेशन क्या है आपके लिए? मेरे हिसाब से मैंने इस पे भी बहुत संघर्ष किया है, उसको तो मैं अलग, वो कभी बात होगी तो करेंगे। मुझे जो लगता है कि रिजर्वेशन जो सबसे बड़ी गलती जो हुई है, ये टर्म रिजर्वेशन देने से है। ये बाबा साहब ने जो पूना पैक्ट और वो सारे संघर्ष जो किया, इसका नाम रिजर्वेशन देकर ना देकर के, यदि रिप्रेजेंटेशन जो कि ये एक्चुअली में है, ये अब कहा जा रहा है, मैं पहले से ही सोचता हूँ ये कि ये इसका नाम रिप्रेजेंटेशन होता तो इसका फायदा कहीं ज़्यादा होता। जो इसका रिजर्वेशन कहने का नुकसान हुआ है वो डबल हुआ है, निगेटिविटी हुई है। तो ये छोटा नुकसान है, जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि जो उन्होंने रिजर्वेशन का फायदा लिया, वो उनके दिमाग में ये नहीं हो पाया कि वो रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। वो किसी जो आपके समाज के संख्या बल के वजह से आपको ये मिल रहा है, तो आपका दायित्व उस समाज की देखरेख करना भी है। ये बहुत बड़ा जो इसका नुकसान है, मैं जो समझता हूँ कि जो मिशन पे बैक टू सोसाइटी जो कहते हैं कि यदि हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं
तो हम अपने आप ही हमारी जिम्मेदारी जिस समूह को रिप्रेजेंट करते हैं हम उसके लिए भी हो जाती है, तो इसका डबल नुकसान हुआ है इसका जो। सर आप डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, काम करते हैं, लेकिन सोशल मूवमेंट में भी आपका एक हिस्सा रहता है, पार्टिसिपेशन रहता है, कहीं ना कहीं आप अम्बेडकरिज्म को फॉलो करते हैं, उसकी बातें करते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक बड़ी किताब थी जो बाबा साहब ने लिखी थी और एक बड़ा मुद्दा है देश के सामने। आपको क्या लगता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कैसे हो सकता है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मेरी समझ से स्टेज में हो सकता है जी, एंड अनफॉर्चुनेटली एनिहिलेशन कास्ट के लिए किसी भी, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था है कि हमें कास्ट को एनिहिलेट करना है। पर अनफॉर्चुनेटली जो आज़ादी से आज तक किसी भी गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव एफर्ट नहीं रहा कि कास्ट को एनिहिलेट करें। मेरी समझ से कास्ट को एनिहिलेट, आज की डेट में कास्ट को एनिहिलेट करने के लिए दो मेरी समझ से बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एक तो हम गवर्नमेंट जॉब में सरनेम बैन करें, जो जाति सूचक सरनेम है वो बैन करें, और हम जो एग्जामिनर लिखा है और हम एग्जामिनर्स की भी कोडिंग करें, उनका नाम भी नहीं जाए, और एग्जामिनीज की भी कोडिंग करें, उनका भी सरनेम नहीं हो। सरनेम तो बिल्कुल ही बैन होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो के एस्टेब्लिश, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जुडिशरी एंड एजुकेशन स्पेशली एंड इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सब जगह जो है, ये मेरी वो है। और दूसरा एक इसको सभी जो जनरल और रिजर्व सबके जो डिप्राइव्ड क्लास है उसके साथ जस्टिस करने के लिए एक कोचिंग्स बैन होनी चाहिए। कोचिंग प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल मेरिट, ओके, जो कोचिंग का बाजार है ये कोचिंग सही मेरिट नहीं है, वो करती है आर्टिफिशियल मेरिट होती है, जो कि जिसके पास पैसे हैं वो मेरिट खरीद सकता है। हाँ, मेरिट खरीद सकता है, उसको सजा सकता है। इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। हाँ, उससे सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि जो कोचिंग की मेरिट से सिलेक्शन पाता है वो उसके लायक ही नहीं होता, उसके पात्र ही नहीं होता, क्यों वो रियल सिचुएशन में जाके उसको फेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें वो क्षमता नहीं है। वो तोते की तरह उसको पढ़ाया गया, वो उगल आया। ये मेरा अपना अनुभव है जी जी जी, कि मेरी समझ से इनको बैन होना चाहिए। जी, आपका जो अचीवमेंट रहा है, आपको कई अवार्ड भी मिले हैं, तो वो क्या क्या अचीवमेंट रहा है उस तरीके से जो आपके काम के लिए आपने कहाँ पेपर प्रेजेंट किया और तमाम चीज़ें? मेरा वर्क जो है ज़्यादातर जो ऑर्थोपेडिक्स के 3 फील्ड्स में ज़्यादा है। एक तो एल्बो जॉइंट पर, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, तो सबसे मुश्किल सर्जरी एल्बो की होती है, उस पर मेरा वर्क है। दूसरा मेरा नी जॉइंट पे वर्क है कि नी जॉइंट का मेन चीज़ कि नी प्रिजर्व कैसे किया जाए। और तीसरा मेरा डिजेनरेटिव जो स्पाइन है उस पर वर्क है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस और डिस्क प्रोलैप्स वगैरह, इस पर वर्क है। ये 3 फील्ड है मेरे, एल्बो, स्पाइन एंड नी जॉइंट। आज की डेट में सबसे ज़्यादा काम नी जॉइंट पर है। हमारे यहाँ जो नी जॉइंट की सर्जरीज जो होती हैं वो कुछ सर्जरीज ऐसी हैं कि जो हमारा सेंटर एक्सक्लूसिव है। कुछ काम एग्जाम्पल के लिए बताएं कि एक लेडी फरीदाबाद की थी, वो 45 साल की, उसको मेदांता में गई। मेदांता में उसको बताया गया कि अभी तुम 5 साल बाद आओ, अभी दर्द की दवाएं वगैरह खाओ, एक्सरसाइज करो, 5 साल बाद आओ तब तुम्हारा घुटना बदला जाएगा। तब उसने गूगल पर कहीं मेरे बारे में देखा, वो यहाँ आई, हमने उसका छोटा सा ऑपरेशन किया, वही अलाइनमेंट ठीक करने वाला, और वो लेडी बिल्कुल ठीक है और वो बोझा लेके छत पे चढ़ सकती है सीढ़ी से, इस लेवल की उसकी। और उसको देख के बहुत लोग वहाँ से हरियाणा से इलाज कराने, वो यही कहते हैं कि वैसा लोग आते हैं यहाँ पहुँचते हैं मेरे पास। इसके लिए हरियाणा, यमुना, इधर फरीदाबाद, पलवल, यमुनानगर, रोहतक, यहाँ मेरे पेशेंट हैं जो रोहतक, यमुनानगर, अम्बाला
और ये क्या मतलब हरियाणा, यूपी और यूपी, बिहार, ये एडजॉइनिंग स्टेट सब हम्म, वो हैं, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश तक के लोग आते हैं। पेशेंट। बिल्कुल, मतलब एक बड़ी समस्या तो है आज के डेट में। सर, आपका जो 40 साल का एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल पर्सनल एक्सपीरियंस, इसके बिहाफ पे ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे समाज को, और कि किस तरीके से काम करना चाहिए? मेरा मैसेज ये, हाँ, मेरा मैसेज यही है कि स्पेशली जो लोग सरकारी व्यवस्था से पढ़ लिख के अपने आप को सुसज्जित किए हैं कुछ काम करने के लिए, उनको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक सामाजिक व्यवस्था की वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल पाई है, हम खाली अपनी योग्यता की वजह से नहीं आए, क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, उसकी वजह से हम यहाँ आए हैं। तो हमें ये बन भी गए हैं तो हमको उस सामाजिक व्यवस्था जिसकी वजह से हम पढ़ लिख पाए, क्योंकि हम बहुत संपन्न परिवार के नहीं थे, तो हमें उस व्यवस्था को पोषित करने के लिए सोचना चाहिए। वो मनुष्य के लिए जैसे ऑक्सीजन है, मेरी समझ से वो समाज के सही विकास के लिए वो ऑक्सीजन से बड़ा है। एक पे बैक टू सोसाइटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, पे बैक कर ले, मैं उसको और ज़्यादा पे बैक से ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि हम हो ही नहीं सकते थे। जैसे मैं अपने ही उसमें लगाता हूँ कि मेरे फादर की जितनी वो इनकम थी, उस हिसाब से वो पढ़ा ही नहीं सकते थे। हमको स्कॉलरशिप मिला, लगभग 300 रुपये स्कॉलरशिप मिलता था, 300 के करीब खर्चा आता था हमारा, तो उसकी वजह से हम पढ़ पाए। मतलब एक बर्डन नहीं था फैमिली के ऊपर। हाँ, यानी कि उसका पार्शियल बर्डन 2/3 हमारा स्कॉलरशिप से काम चल जाता था, 1/3 फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ा वो है, सपोर्ट था। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जो है ये इसको हाँ खत्म की जा रही है। ये एक तरीके से ये लोगों को अपर कास्ट के लोगों को लगता है कि जैसे सवर्ण, ये बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लिए ये अपर कास्ट के भी जो लेस प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए भी इतना ही हानिकारक है जितना कि जो शेड्यूल कास्ट और डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो डॉक्टर आनंद स्वरूप जी थे, जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ। लखनऊ में यहाँ पे क्लिनिक है सर का, रायबरेली रोड पे। तो निश्चित तौर पे एक सर का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो संघर्ष रहा है, वो एक अपने आप में एक संदेश देता है कि अगर हम मेहनत करें और सपने देखें तो निश्चित तौर पे जीवन में सफल हो सकते हैं और बेहतर काम कर सकते हैं। देखते रहिए दलित दस्तक, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको भी घुटने की समस्या है तो डॉक्टर साहब से संपर्क करिए। जय हिंद।